वेलकम टू स्टूडेंट। केपी कॉलेज की आर्ट्स एंड साइंस यहाँ पे जो सब्जेक्ट चल रही हैं अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की ओर से आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। और हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जो फर्स्ट ईयर के जो लेसन हैं उसको कंटिन्यू डे बाय डे वीडियो के अकॉर्डिंग या वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। यानी आप इससे अपना जो कह सकते हैं कि वो है अपने कॉलेज का जो चैप्टर हैं वो आप समझ रहे होंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस में 6 लेसन है जिसका आज ये थर्ड पार्ट है। ठीक है ना। यानी 6 लेसन के इससे पहले 2 पार्ट यानी 2 वीडियो बन चुके हैं। जो आपको अगर ये आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो 6 लेसन है, थोड़ा आपको बीच में समझ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाला वीडियो है वो देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड पार्ट है इसका राज्य की वर्गीकरण का। यानी राज्यों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग हो हैं। जिस तरह के कह सकते हैं, कोई राजतंत्रिक व्यवस्था होती है, कोई लोकतंत्रीय व्यवस्था होती है, कोई एक तंत्रीय शासन व्यवस्था होती है। तो ये अलग अलग हो रहे हैं। उसके संदर्भ में विद्वानों के क्या मत है, उन्होंने किस प्रकार से बताया है कि ये जो शासन व्यवस्था है, ठीक है ना, राज्यों का जो वर्गीकरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यानी किस वजह पे हो रहा है। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में अरस्तु के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण जो समझाया था या जो हम बताए हैं तो उसको हमने पढ़ा है, आपके सामने वो रखा है, प्रस्तुत किया था। और इसी तरह फिर हमने ये देखा कि रूसो के अनुसार राज्य का वर्गीकरण कैसे है। ब्लस्टेनी ने अपने विचारों में बताया कि राज्य के वर्गीकरण को सामने रखा था। तो आज हम मेरिट के द्वारा जो राज्य का वर्गीकरण है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, तो ध्यान रखना है कि राज्य के वर्गीकरण में मेरिट ने अपने सुझाव से 3 मतलब एक कह सकते आधार बताए हैं, या इसी लेवल से राज्य का वर्गीकरण, राज्य की एक रूपरेखा बनती है या राज्य का स्वरूप होता है। ठीक है ना। आपको ये समझना है कि मेरिट के द्वारा राज्य का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पे है। ठीक है ना। मैं तो ग्रुप में यहाँ पे 3 ही आधार रहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, पहला जो मेरिट ने बताया है वो है शासन शक्ति का विभाजन। ठीक है ना। तो इसमें आपको ये समझना है कि जो राज्यों के बीच जो अलग अलग वर्गीकरण हो रहा है, तो उसमें पहला पॉइंट है वो है शासन शक्ति का विभाजन। जिस तरह की सरकार में शासन शक्ति है उसके आधार पर विभाजन। अब उसको आपको और अच्छे से समझना है कि जिन राज्यों में समस्त शासन शक्ति एक केंद्र में केंद्रित होती है, ठीक है ना, तो वह होगी एकात्मक राज्य की स्थापना। और उसकी जगह अगर जो शक्ति है राज्य की, ठीक है ना, वह समस्त शक्ति सरकार और राज्यों में बटी हो तो संघात्मक होगा। तो अब इसको यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो समस्त शक्ति है, शासन शक्ति का विभाजन, तो शासन की यानी शासन चलाने की जो समस्त शक्ति है, समस्त शक्ति, शासन चलाने की समस्त शक्ति अगर केंद्र के पास है, यानी केंद्र में केंद्रित है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है शासन शक्ति के विभाजन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसकी मेरिट ने यहाँ पे ये बताया है कि शासन की यानी राज्य की जो शक्ति होती है, जिस राज्य को चलाया जाता है उसकी जो पूरी शक्ति है, ठीक है ना, ठीक है, पावर ऑफ स्टेट, तो वो अगर जैसे अभी अपने भारत की बात करें तो जो शासन चलाने की जो शक्ति है वह क्या है, केंद्र के पास संग्रहित है, और केंद्र के द्वारा राज्यों में भी इस तरह की शक्तियों का विभाजन है। तो यहाँ पे देखना है कि शासन चलाने की शक्ति अगर केंद्र में ही केंद्रित हो, ठीक है ना, यानी ये समझना है कि जैसे भारत की अगर व्यवस्था को देखें तो शासन जो राज्य, ये जो व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से भारत की जो व्यवस्था चल रही है, इसमें शासन चलाने की यानी गवर्नमेंट जो पावर होता है वो सिर्फ केंद्र के पास ही होता है और राज्य के पास नहीं होता। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है और इसके आधार पर जो राज्य की स्थापना होती है वह एक तरह से होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। इस तरह का जो रूप होगा हमारे सामने,
ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि राज्य की समस्त शक्ति अगर केंद्र में ही केंद्रित हो, ठीक है ना, एकीकृत होना, एक ही कह सकते हैं बिंदु, केंद्र बिंदु हो, उसमें ही पूरे राज्य को चलाने का पावर हो, तो वह राज्य कैसा होगा, एकात्मक राज्य, ठीक है ना। और वहाँ की सरकार भी क्या होगी, एकात्मक सरकार, क्योंकि पूरा जो पावर है राज्य चलाने का वो एक के पास है। अब दूसरा ये देखना है कि ये तो जैसे हमने ऐसे कहा कि शक्ति क्या है, केंद्र के पास है, ठीक है ना, तब कैसा राज्य होगा, एकात्मक राज्य। अगर शासन की समस्त शक्ति है वह राज्य राज्य का मतलब यहाँ पे समझना है, जैसे हम एक पूरे जैसे भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को यहाँ पे समझना है जैसे इंडिया का, तो एक तो हो गया केंद्र, जिसमें केंद्र में सरकार होती है, फिर केंद्र के पास जो शक्ति है, इसके बाद जो शक्तियों का विभाजन किया गया, अलग अलग राज्यों में किया गया, ठीक है ना। केंद्र के पास जो शक्ति है वो राज्यों से ज़्यादा है, लेकिन फिर केंद्र के माध्यम से राज्यों को भी शक्तियों का इच्छा या बंटवारा किया जाता है। हर एक के पास अपनी अपनी राज्य सरकार, यानी कह सकते सरकार स्थापना की पावर और शक्ति होती है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि जिन राज्यों में संविधान द्वारा केंद्रित सरकार और इकाइयों के बीच से शक्तियों का विभाजन किया जाता है वह एक तरह से संघात्मक व्यवस्था होगी, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो जैसे भारत की संविधान के अगर अकॉर्डिंग हम विशेषता देखें तो भारत एक तरह से एकात्मक राज्य भी है और संघात्मक भी है। कैसे, यानी अर्धसंघ कह सकते हैं। जैसे केंद्र के पास राज्यों से ज़्यादा शक्ति है, केंद्र के पास राज्य से ज़्यादा शक्ति है, इसलिए वो एक एकात्मक रूप होता है। और केंद्र पे संविधान के द्वारा ऐसी व्यवस्था की है कि राज्य केंद्र के पास भी शक्ति रहेगी और कुछ शक्ति या कह सकते राज्य चलाने की जो शासन शक्ति है वह उनकी इकाइयों में, यानी केंद्र की जो इकाइयाँ हैं उनमें बंटवारा यानी उनमें विभाजन होगा, तो वो संघात्मक होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है शासन की समस्त शक्ति है वह केंद्रित सरकार, एक तो केंद्रित सरकार के बीच और दूसरा यहाँ पे इसको समझना है ठीक है ना। तो अब जब शासन की यानी राज्य चलाने की शक्ति है अगर एक केंद्रित यानी केंद्र के पास ही हो, ठीक है ना, तब तो राज्य वो सरकार होगी वो एकात्मक सरकार होगी और राज्य कैसा होगा, एकात्मक राज्य, यानी पूरा पावर केंद्र के पास में होगा और वहीं से शासन व्यवस्था का संचालन होगा। और ये व्यवस्था संविधान के द्वारा होती है। दूसरा, संविधान ऐसी व्यवस्था करे कि केंद्र के पास भी शक्ति रहे, ठीक है ना, और कुछ शक्ति मतलब संविधान और शासन चलाने की जो शक्ति है वो संविधान द्वारा इकाई जो राज्य केंद्र हैं इसके केंद्र सरकार की उसके साथ साथ उसकी जो इकाइयाँ होती है उनको भी दी जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि संबंधित इकाइयों के पास शासन की शक्ति होती है, ठीक है ना, और कुछ शक्ति है या कह सकते हैं कि पावर है राज्य चलाने का वो केंद्र के पास है। तो इस तरह का हम यहाँ पे बात करें कि शासन का ऐसा रूप जहाँ पे संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वो केंद्र में होगा, साथ ही साथ उनको जो इकाइयाँ हैं उनको भी शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा उनके हित में, यानी उसको भी शक्तियों राज्य चलाने के लिए उसका भी योगदान रहेगा। तो इस तरह केंद्र में शक्ति रहे, साथ ही साथ उनकी इकाइयों को भी उसमें शासन चलाने में योगदान मिले। तो इस तरह से दोनों में बंटवारा होगा, केंद्र में और राज्यों में। जैसे भारत में ही है तो केंद्रीय सरकार है और हर एक राज्य की अलग अलग सरकार है। तो इस तरह से शासन की जो शक्ति है वो दो भागों में विभाजित है। तो ये जो रूप होगा उसके द्वारा संघात्मक राज्य की स्थापना होगी, या कहें कि वो सरकार कैसी होगी, संघात्मक, ठीक है ना। और संविधान का स्वरूप भी संघात्मक व्यवस्था होती है।
तो ये आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे कि शासन शक्ति अगर केंद्र के पास ही हो तब तो वो राज्य का स्वरूप कैसा होगा, एकात्मक राज्य होगा। और अगर शासन शक्ति का विभाजन हो, क्या हो, विभाजन हो, केंद्र के पक्ष में भी रह सकती और राज्यों को भी शासन चलाने के लिए उनकी भी हिस्सेदारी रहे। तो इस तरह से यहाँ पे जो बताया है कि केंद्र के पास केंद्रित होती है और साथ ही साथ संबंधित इकाइयाँ जो राज्य हैं उनके पास भी शासन की शक्तियाँ होती हैं। तो इस तरह से जो राज्य होगा वो एक तरह का क्या कहलाएगा, संघात्मक राज्य, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संघात्मक व्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे संघात्मक व्यवस्था बहुत अच्छे रूप में वहाँ पे है राज्य की स्थापना हुई है। तो जो अमेरिका है, ठीक है ना, वो एक तरह से संघात्मक राज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है। अब साथ ही साथ एकात्मक राज्य की बात करें तो एकात्मक राज्य में केंद्र में शक्ति का ज़्यादा दारोमदार होता है। तो इस तरह से भारत को देखें, इंडिया को, तो भारत में दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं क्योंकि केंद्र को ज़्यादा पावर है राज्यों से। तो ये तो हो गया शक्ति, शासन शक्ति का विभाजन मेरिट के अनुसार, जिसके अनुसार दो तरह की व्यवस्थाएं कायम हो पाती हैं, दो तरह के राज्य हो सकते हैं। वर्गीकरण को देख रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं संविधान का स्वभाव। तो हमने शासन शक्ति यानी जो राज्य की जो शक्ति है उसके आधार पर देखा कि एक तो एकात्मक राज्य की स्थापना होती है और एक हो सकती है अपने संघात्मक राज्य की, ठीक है ना। यानी शासन के दो स्वरूप, हमारे राज्य के दो स्वरूप हमारे सामने आ सकते हैं, डिपेंड है शासन शक्ति के विभाजन पर, ठीक है ना। दूसरा हम देखते हैं कि संविधान का नेचर, ठीक है ना, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान का नेचर है उसके आधार पे भी राज्य की कह सकते हैं कि वर्गीकरण यानी अलग राज्य होते हैं, दो अलग स्वरूप, दो अलग नेचर हमारे सामने आ जाते हैं कि ये संविधान पे डिपेंड होता है। अब संविधान के अकॉर्डिंग हम कैसे ये पता करें कि, या कैसे हमें पता होगा कि राज्य इस तरह, इसी आधार पे राज्य भी दो प्रकार के या उसकी भी श्रेणियाँ हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इस आधार पर जिन राज्यों का संविधान व्यवस्थापन की धारणा द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी व्यवस्थापिका द्वारा, सरकार के अंदर जो व्यवस्थापिका है, ठीक है ना, शासन चलाने की जो व्यवस्थापिका है, तो कह सकते हैं जैसे अपनी ही बात करें भारत की, तो एक तो कार्यपालिका है, एक व्यवस्थापिका है और इस तरह से राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों का संविधान व्यवस्थापन की साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इट मीन्स ये है कि संविधान का संशोधन का इजी जो रूल्स है, यानी संविधान को बहुत ही इजी से संशोधन किया जा सकता है व्यवस्थापिका के द्वारा। तो इस तरह से एक तो हो जाएगा कि साधारण सहमति और ये कह सकते हैं प्रक्रिया के द्वारा संविधान का संशोधन होना, तो वह शासन का एक अलग रूप होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये फिर मेरिट ने ये कहा है कि जिन राज्यों में संविधान एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधित किया जाता है वे कठोर संविधान वाले राज्य कहकर पुकारे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। लचीला संविधान संशोधन, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कठोर संविधान संशोधन। तो संविधान के स्वभाव यानी नेचर के आधार पे यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि इसी आधार पे अलग अलग दो राज्य हमारे सामने आ सकते हैं कि एक तो व्यवस्थापिका, देश की जो व्यवस्थापिका है उसमें इजी से संशोधन हो जाता है, ज़्यादा कोई कड़ा प्रोसेस, ये कह सकते हैं कड़ी जो प्रक्रिया है वो नहीं लाई जाती। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस देश का संविधान अगर लचीला है, इजी से संशोधन हो जाता है, तो वह राज्य एक अलग कैटेगरी का आएगा। और दूसरा ऐसे राज्य जहाँ के संविधान में संशोधन करना इजी नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के साथ साथ जो उनके राज्य हैं, इकाई हैं, वे भी अगर सहमत हो तभी संशोधन हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो संविधान संशोधन है वो संशोधन करना एक तरह से बहुत ही कड़ी प्रक्रिया है। तो
ये एक नेचर बताया कि संविधान का एक तो लचीला नेचर होता है, एक कठोर, इन दोनों के आधार पे अलग अलग राज्य बन सकते हैं। तो जैसे भारत की बात करें कि भारत में संविधान संशोधन का कैसा रूप है, कैसा नेचर है, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने इससे पहले अपने जो पढ़ा होगा 12th या इससे पहले की जो क्लास है, तो उसमें कहा होगा कि भारतीय संविधान की विशेषता, तो ये पहले आता है कि भारत का संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है, यानी न तो वो ज़्यादा लचीला है और न ही कठोर है, तो इस तरह से दोनों का मिश्रण है, तो ये एक अलग राज्य की स्थापना होती है, ठीक है ना। और बात करें कठोर संविधान संशोधन की, तो अमेरिका में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर है, ठीक है ना। और इसी तरह कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही ईजी वे पे हो जाती है, यानी कार्यपालिका वो व्यवस्थापिका है उसके माध्यम से भी संशोधन हो जाता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से अगर सरल रूप में हो रहा है संविधान संशोधन, तो वो एक लचीला संविधान संशोधन कहा जाएगा, ठीक है ना। और इसमें फिर क्या होता है कि सरकार, यानी जो कह सकते हैं कि कार्यपालिका एवं सभी जो इकाइयां होती हैं उन इकाइयों की सहमति से संशोधन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लचीला और कठोर, ठीक है ना। तो जैसे अगर और इसको अच्छे से समझे तो ये ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय सरकार है उसमें जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है संविधान के किसी धारा पे, तो उसकी जो संसद में, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों मिलके यहाँ पे जो संसद है उसमें 2/3 प्रस्ताव के साथ ये संविधान संशोधन है वो स्वीकार किया जाता है, तो वो लचीला होता है। कठोर संविधान में यह है कि संविधान में कुछ ऐसी धारा हैं जिनको एक कठोर प्रावधान के तहत संशोधन की प्रक्रिया में शामिल किया है, तो इसलिए दोनों, यानी जैसे अपने भारत की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, स्पेशली 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद, दोनों के पास से पारित होने के बाद, ठीक है ना, फिर क्या होता है कि जैसे राज्य जितने हैं, जैसे उसके आधे से अधिक राज्य उन प्रस्ताव की, इन संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार करें और इसके उपरांत राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो वो संविधान संशोधन मान्य होता है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही कठोर होती है, तो इस तरह के 2 राज्य की स्थापना होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आधार पर किस तरह के राज्य के स्वरूप हो सकते हैं। जो जैसे मेरिट ने बताया है तो 3 आधार, हम जो तीसरे आधार पर देखेंगे इनके संबंध के आधार पर भी राज्य की व्यवस्था, अलग अलग राज्य की स्थापना हो सकती है। हाँ, तो देखिए आगे अब यहाँ पे कि जैसे हम बात कर रहे हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंध की, ठीक है ना, क्योंकि संसद में, जैसे अपनी भारत की बात करें, संसद में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों के माध्यम, यानी दोनों के द्वारा सरकार के जो कार्य, जो कह सकते कानून प्रावधान होते हैं पारित करने के और नए प्रस्ताव आते हैं, तो इनके माध्यम से, इनके संबंध के आधार पे या इनका संबंध का गहरा प्रभाव पड़ता है उसके कानून के प्रावधानों पर, ठीक है ना। तो उनके संबंध के आधार पे हम राज्य के वर्गीकरण यानी इनके स्वरूप को यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस आधार पर भी मेरिट ने 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है ना। इसके आधार पर भी ये बताए हैं, मेरिट ने एक आया है कि इसके आधार पर भी 2 प्रकार के राज्य होते हैं। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए मेरिट ने 2 प्रकार के राज्य की व्यवस्था या 2 प्रकार के राज्य का बताया है कि वो किस तरह के राज्य हो सकते हैं। यानी 2 टाइप यहाँ पे होंगे, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आधार पे राज्य के। तो देखना है यहाँ पे, इसके बात करें 2 प्रकार, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो होगा संसदात्मक, ठीक है ना, एक तो होगा संसदात्मक, और दूसरा हम बात करें दूसरे, हम जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दूसरा है अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आधार पे मेरिट ने 2 प्रकार के राज्य की स्थापना की बात कही है। एक तो हो सकता है संसदात्मक व्यवस्था वाला राज्य,
यानी जिस राज्य की गवर्नमेंट का स्वरूप क्या हो, संसदात्मक हो, ठीक है ना। और दूसरा अध्यक्षात्मक। तो इसको यहाँ पे समझना है कि जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन होती है, कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका की अंतर्गत रहते हुए काम करे, ठीक है ना, शासन व्यवस्था में योगदान दे, तो वह व्यवस्था कहलाती है संसदात्मक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो संसदात्मक व्यवस्था वह होती है जहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध की बात करें तो जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के अधीन रहकर, ठीक है ना, यानी उसको फॉलो करते हुए है, उसके आदेश या जो प्रस्ताव उसको मानते हुए है जो व्यवस्था बनाई जाती है सरकार की, ठीक है ना, तो वो व्यवस्था होगी संसदात्मक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, भारत की जो व्यवस्था है वो एक तरह से संसदीय है, संसदीय व्यवस्था है। तो इसमें क्या है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच जो संबंध है वो एक तरह से दोनों का आपसी सहयोग से कार्य होता है, ठीक है ना। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों मिलकर कार्य करती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कार्यपालिका के दो, जैसे हम बात करें, जो वास्तविक रूप में शासन करती है वो कार्यपालिका है, और व्यवस्थापिका है जो जिसका एक संविधान के तौर पे उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो संसदात्मक व्यवस्था समझना है कि कार्यपालिका जो होती है वह व्यवस्थापिका के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था में सहयोग करती हैं, कानून व्यवस्था जो बनाए जाते हैं उसके प्रावधान होते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था के द्वारा जो राज्य बनेगा वो संसदात्मक राज्य होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे संसदात्मक राज्य में ये समझना है कि ये जो व्यवस्था है ज़्यादातर लोकतंत्र की जो लोकतंत्री स्थापना वाला राज्य होता है वहाँ पे होता है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है राज्य का उसमें ये व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में कार्य करें, ठीक है ना। दोनों का सहयोग तो जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि कार्यपालिका के अधीन रहते हुए व्यवस्थापिका पर कार्य करे या व्यवस्थापिका है वह कार्यपालिका को अपने अंदर में रखते हुए कार्य करे, तो वो नहीं है। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही स्वतंत्र रूप में अपने कार्य कर सकती है। तो इस तरह से वहाँ पे जो राज्य स्थापित होगा वो होगा अध्यक्षात्मक। क्या होगा? अध्यक्षात्मक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि मेरिट ने बताया है कि कार्यपालिका राज्य में जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है उनके संबंध को देखते हुए भी दो तरह के राज्य स्थापित होने की संभावना रहती है। पहला तो है संसदात्मक और दूसरा है अध्यक्षात्मक। तो इस तरह से यहाँ पे मेरिट ने 3 आधार बताए जिस पे उन्होंने अलग अलग राज्य का यानी उन्होंने ये बताया कि राज्य के जो स्वरूप होंगे, वर्गीकरण होंगे, वे 3 आधारों पर उनके अलग अलग वर्गीकरण या जो स्वरूप है हमारे सामने आएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंध को ध्यान में रखते हुए मेरिट ने 2 यहाँ पे प्रकार बताए हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे कि ये तो मेरिट का वर्गीकरण है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आगे अन्य विचारक के बारे में। ओके, तो जैसे कि हमने इससे जस्ट पहले अभी जो पढ़ा है मेरिट के बारे में कि मेरिट ने राज्य के वर्गीकरण है, यानी राज्य का किस तरह का वर्गीकरण होगा, कौन कौन से स्वरूप होंगे राज्य के, तो वो हमने पढ़े हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं अन्य विचारक जैसे, तो वो यहाँ पे हैं राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं लिकोक। ठीक है ना। तो लिकोक का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, यानी लिकोक ने जो राज्य के स्वरूप बताए वो कैसे होंगे। ठीक है ना। जैसे हम अलग अलग विद्वानों के हम यहाँ पे पढ़ते हैं, अरस्तु का पढ़ा है, रूसो का पढ़ा है, ब्लंस्टी का पढ़ा है। ठीक है ना। और साथ ही साथ जस्ट इससे जो अभी पहले पढ़ा था मेरिट का पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं कि लिकोक के अनुसार राज्य का वर्गीकरण, यानी किस तरह के राज्य है वो उनके जो स्वरूप हैं वो बनेंगे। तो देखना है, लिकोक ने कहा है कि राज्य एक तो क्या होगा, निरंकुश हो सकता है। क्या होगा? निरंकुश। और एक होता है लोकतंत्र। ठीक है ना।
तो निरंकुश का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है, सीमित राजतंत्रों को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। निरंकुश में भी आपको ये माइंड में रखना है कि हम निरंकुश राजतंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। निरंकुश राजतंत्र के अंदर सीमित, यानी निरंकुश का एक तो ऐसा है जिस पर अंकुश नहीं है, निरंकुश का ये मतलब है अंकुश नहीं है, ऐसा जो राजा जो तानाशाही है, तो वो व्यवस्था एक तरह से क्या है, अव्यवस्थित, और राज्य की स्थापना भी ऐसी होती है जिसको हम विकृत रूप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक ने कहा है कि निरंकुश के अंदर भी हम सीमित राजतंत्र की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा राजा जिसके पास राज्य की पूरी संपूर्ण शक्ति है, फिर भी वह उनको अपने सीमित दायरे में प्रयोग करता है, ठीक है ना, प्रजा के कल्याण में करता है, तो इस तरह से कहते हैं सीमित राजतंत्र, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना, लेखक ने यही कहा है कि राज्य के दो भाग बताए हैं, एक तो बताया है सीमित राजतंत्र, ठीक है ना, जिसको निरंकुश कहा गया, दूसरा है लोकतंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना, निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत वे राज्य है जिनमें शासक की समस्त शक्ति एक व्यक्ति विशेष के हाथों में केंद्रित होती है, और जबकि लोकतंत्र में तो आपको पता है कि शक्ति का जो रूप है वो साधारण होता है, यानी सबको उस राज्य में शक्ति प्रदर्शन, यानी कह सकते हैं योगदान सबका होता है। और लोकतंत्र की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि शासन शक्ति है उसका अंतिम स्रोत है वो जनता होती है, यानी जनता के हाथों में होती है। तो पहले इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेखक ने कहा है कि निरंकुश राजतंत्र में सीमित निरंकुश जो व्यवस्था है राज्य की, यानी ऐसा राज्य जो निरंकुश है उसमें भी सीमित राजतंत्र होगा, ठीक है ना, यानी वह अपने राज्य के हित के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे, उसको ध्यान में रखते हुए वह अपनी सीमाओं के अंदर ही कार्य करे, ऐसे राजतंत्र की बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर सीमित राजतंत्र में भी किस तरह की व्यवस्था होती है, एक तो होगी एकात्मक, ठीक है ना, एक होगी संघात्मक। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि राज्य की समस्त शक्ति अगर केंद्र के पास एकत्रित है, पूरी शक्ति केंद्र के पास है, उसी के द्वारा पूरे राज्य की जो व्यवस्था है वह संचालित होती, शासन व्यवस्था चलती है, तो वो कहलाएगा एकात्मक। क्या कहलाएगा, एकात्मक। और जो शासन की शक्ति, यानी ये मान सकते हैं कि जो राज्य चलाने के लिए जो जहाँ से पावर आती है, उन शक्ति जो पावर है संविधान से मिलती है। यहाँ पे लोकतंत्र की बात करें, और यहाँ पे जैसे राजा है या ऐसा कोई शासन व्यवस्था है, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो शासन व्यवस्था में जो प्रमुख है वो एक ज़्यादा पावर होता है, वो केंद्र के कह सकते हैं राष्ट्रपति को माना गया है। तो वहाँ पे राज्य का स्वरूप कौन सा है, संघात्मक है, मतलब वहाँ पे जो शासन चलाने की जो शक्ति है वह केंद्र के साथ साथ उनके जो 50 राज्य हैं उनको भी समान रूप से शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक व्यवस्था। और संघात्मक में भी ध्यान रखना है कि संसदात्मक व्यवस्था होती है और एक अध्यक्षात्मक होती है। संसदात्मक को हम यहाँ पे पहले ही डिफाइन किए हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध को हम देखते हैं। तो अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था में योगदान दे, वो शासन चलाए, राज्य चलाए, तो वो संसदात्मक स्वरूप होगा। और कार्यपालिका राज्य के अंदर कार्यपालिका व्यवस्था दोनों ही स्वतंत्र रूप में कार्य करे तो वो अध्यक्षात्मक रूप कहलाता है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो यही भी यहाँ पे भी यही है कि शासन शक्ति केंद्र के पास ही कर्तृत्व होती है, ठीक है, पूरी शक्ति है वह एक केंद्र के पास संग्रहित रहती है, वह केंद्र के द्वारा ही आदेश प्रसारित होता है, राज्य की व्यवस्थाएं चलती है। तो उसमें भी एक जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है उनके आपसी संबंधों पर व्यवस्था है, वो एक राज्य स्वरूप आएगा हमारे पास। एक हो गया ऐसा राज्य जिसमें केंद्र राज्य के दोनों के बीच संबंध है वो एक तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का होगा। अब लेखक ने फिर ये बताया कि एक तो यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र की ऐसा राज्य जो निरंकुश होगा, ठीक है ना, जिसमें पूर्ण जो शक्ति है वो एक के पास होती है। और यहाँ पे बात करें लोकतंत्र की, ठीक है ना, तो लोकतंत्र को यहाँ पे कहेंगे गणतंत्र, ठीक है ना, यानी गण यानी लोगों का जो राज्य है, लोगों के द्वारा जो पूरी तरह से जो राज्य चलाया जा रहा है, यानी अंतिम रूप में जो पावर है वो जनता के पास है। तो गण यानी लोगों के पास उस तरह का जो शासन है, गणतंत्र व्यवस्था है। अब इसमें भी लेखक ने बताया है कि लोकतंत्र के अंतर्गत भी अलग अलग तरह के राज्य के स्वरूप हमारे सामने आएंगे, ठीक है ना। तो गणतंत्र में भी एक तो एकात्मक व्यवस्था होती है, एक संघात्मक व्यवस्था, यानी एक तो एकात्मक राज्य की स्थापना हो सकती है, दूसरी संघात्मक, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें
अमेरिका के अंदर अमेरिका की शासन व्यवस्था की, तो ध्यान रखना है। तो उसमें क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था का एक तरह से दारोमदार नहीं है। अमेरिका के शासन व्यवस्था की बात करें तो ये एग्जाम्पल एकदम सही बैठता है। वहाँ पे लोकतंत्र है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अमेरिका की शासन व्यवस्था है वो संघात्मक स्वरूप में है। तो इसमें भी वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था के साथ ही साथ अमेरिका में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, लिकोक के वर्गीकरण को यहाँ पे और अच्छे से एग्जाम्पल में समझ रहे हैं कि लोकतंत्री व्यवस्था है वो अमेरिका में है, उसका गणतंत्री व्यवस्था है, गणतंत्र के राज्य की स्थापना हुई है। और उसके स्वरूप की बात करें एकात्मक और संघात्मक, तो अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है यानी वो राज्य स्थापना हुआ है वो संघात्मक रूप में हुआ है। और उसमें भी वहाँ पे कार्यपालिका व्यवस्थापक के संबंधों को देखें तो वहाँ पे कौन सा स्वरूप है, अध्यक्षात्मक है। कौन सा स्वरूप है, अध्यक्षात्मक है, ठीक है ना। और ये बात करें तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो उसमें एकात्मकता के भी गुण हैं और संघात्मकता के भी गुण हैं। तो इस तरह से भारत का जो स्वरूप है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के संबंध के अकॉर्डिंग है तो संसदात्मक स्वरूप है। एकात्मकता की बात करें, ठीक है ना, तो ऐसा राज्य, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, जो लोकतंत्र में भी शक्ति है वो सिर्फ एक केंद्र के पास होती है, केंद्र के द्वारा ही व्यवस्थाएं या जो राज्य की जो कह सकते हैं कानून निर्माण व्यवस्था जो भी है वो केंद्र के माध्यम से उनके आदेश के द्वारा उस राज्य की व्यवस्थाएं चलती हैं। राज्य की जो भी प्रावधान है तो वो क्या, एकात्मक, केंद्र में शक्ति यानी केंद्र ही सर्वशक्ति होता है। इसके अगर एकात्मक शासन व्यवस्था है तो उसमें भी दो तरह के राज्य होने की संभावना रहती है। एक तो होगा संसदात्मक, संसदीय गुण जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के संबंधों पर डिपेंड करता है। दूसरा अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। तो ये बहुत अच्छी तरह से, और आपको ये विशेष ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में राज्य के वर्गीकरण के जितने भी, यानी कह सकते हैं जैसे हम अरस्तु से लेकर लिकोक तक अलग अलग विद्वानों के राज्य के संदर्भ में वर्गीकरण को समझा है। उन्होंने अलग अलग राज्य के स्वरूप बताए हैं कि इस तरह का राज्य होगा, कि जो राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, जो भी हो। तो जितने भी विचारक हैं उसमें वर्तमान में जो सबसे अच्छा राज्य का जो वर्गीकरण माना गया है वो है लिकोक का वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्तमान में राज्य के अनुकूल, जैसे मैंने बताया था कि अरस्तु का वर्गीकरण वो उस समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए बनाया है उन्होंने, यानी जो ये वर्गीकरण दिया है तो वह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वर्तमान का जो कह सकते हैं शासन स्वरूप अलग है, समय के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में लिकोक द्वारा दिया गया ये वर्गीकरण ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो स्वरूप है वो वर्तमान की व्यवस्थाओं से मेल खाता है। समझ रहे हैं ना। वर्तमान में जिस तरह के हम राज्य के स्वरूप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर भी अध्यक्षात्मक और संसदात्मक है, और जहाँ पर बात करें सीमित राजतंत्र की जैसे ब्रिटेन की, तो वहाँ पे एक राजतंत्र की व्यवस्था है, फिर भी उसमें भी किस तरह का गुण पाया गया, एकात्मक। एकात्मक में भी आपको ध्यान रखना है संसदात्मक है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी है वो एक तरह से राज्य उस पूरे की जो कह सकते हैं ब्रिटेन की जो राज्य प्रमुख हैं वो ब्रिटेन की महारानी है, यानी अभी भी वहाँ पे राजतंत्र है। फिर भी वहाँ पर कौन सा यहाँ पे एक कौन सी राज्य की स्थापना हो रही है, एकात्मक की, और एकात्मक में भी वहाँ पे कह सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका के तौर पे वहाँ का प्रधानमंत्री उनकी मंत्री परिषद कार्य करती है। तो इस तरह से वहाँ पे एक संसदात्मक रूप पाया गया है, और भारत में ब्रिटेन का ही ये गुण है वो अपनाया है। तो ये आपको एग्जाम्पल के तहत याद रखना है कि किस तरह की व्यवस्थाएं वो लिकोक ने बताई है, ठीक है ना। तो ये जो वर्गीकरण दिया लिकोक ने वो वर्तमान के जिस तरह के राज्य हम देखते हैं उनमें यही इसी तरह की व्यवस्थाएं कायम हैं, इसी तरह का राज्य का वर्गीकरण है वो ही सही है। यानी लिकोक का वर्गीकरण वर्तमान राज्यों के लिए या उनका जो वर्गीकरण दिया हुआ है वो बाकी जितने भी वर्गीकरण उनसे सर्वश्रेष्ठ है। किस मायने में, वर्तमान की राज्यों का स्वरूप देखने के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लिकोक का वर्गीकरण था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आधुनिक राज्य के संदर्भ में जो वर्गीकरण है यानी उसकी क्या विशेषता है उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए आपको कंटिन्यू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले के दो वीडियो के इसी 6 लेसन के 2 पार्ट है वो आपको देखना है ताकि आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तब तक पढ़ते रहिए, और आपको ध्यान रखना है कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है तो इसका ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।
थैंक यू।